हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। तो इसमें हम देखेंगे कि मनी सप्लाई का क्या रोल है और इन्फ्लेशन किस तरीके से उससे इम्पैक्ट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ मनी। मनी होता क्या है। मनी इज़ एनीथिंग विच परफॉर्म द फॉलोइंग 4 फंक्शंस। अगर ये 4 फंक्शन अगर कोई भी चीज़ परफॉर्म कर रहा है सो इट कैन बी ट्रीटेड एज मनी। तो पहला क्या है, पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जब हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो हम क्या करते हैं, एट वन हैंड वी टेक द गुड्स एंड ऑन द अदर हैंड वी गिव द मनी। तो ये क्या है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। देन मेजर ऑफ वैल्यू, इसे क्या करते हैं, वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, किस गुड्स का क्या कॉस्ट है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। देन स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम, आपको पता है कि किसी भी गुड्स को अगर हम होल्ड करते हैं तो उसकी क्या होती है, एक सर्टेन वैल्यू होती है। तो ये क्या करता है, मनी वैल्यू स्टोर करता है। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। तो ये हम क्या करते हैं, ये जो फ्यूचर रिसीट्स ऑफ पेमेंट्स है उसके मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मैंने आपको चारों डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई इज द स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इकोनॉमी में कितनी करेंसी अवेलेबल है, कितनी मनी का सर्कुलेशन है, वो क्या है, दैट इज द मनी सप्लाई। मनी सप्लाई डेटा आर रिकॉर्डेड एंड पब्लिश्ड बाय आरबीआई। मनी सप्लाई का डेटा कौन मेंटेन करता है, आरबीआई। ये क्या, आरबीआई का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके थ्रू आरबीआई क्या करता है, कंट्रोल करता है इन्फ्लेशन को। और ये जो पब्लिश करता है ये क्या होता है, ये फोर्टनाइटली बेसिस। नेक्स्ट, मनी सप्लाई अफेक्ट द प्राइस लेवल, एक्सचेंज रेट एंड बिजनेस साइकिल इन द इकोनॉमी। और मनी सप्लाई क्या करता है, किस किस फैक्टर को अफेक्ट करता है, प्राइस लेवल। प्राइस लेवल कैसे, अगर सपोज कीजिए मैंने आपको डिमांड सप्लाई चैप्टर में बताया था कि जब आपका इनकम इंक्रीज हो गया तो आप क्या करते हैं, डिमांड ज़्यादा करते हैं। इन द सिमिलर फैशन अगर मेरा मनी सप्लाई मार्केट में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब लोगों की जो परचेजिंग पावर एबिलिटी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जब परचेजिंग पावर एबिलिटी इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिक क्या होगा, जो प्राइस है उसका डिमांड ज़्यादा होगा और फिर उसका प्राइस क्या होगा, वो राइज करेगा। सो इट अफेक्ट द प्राइस एंड वाइस वर्सा। देन एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट आपका क्या है, जो फॉरेक्स करेंसी है। देन बिजनेस साइकिल, इसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ये ऑल्सो क्या करता है, जीडीपी के ग्रोथ को भी क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। अगेन द रेशियो बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड मनी सप्लाई नोन एज वेलोसिटी ऑफ मनी। नॉमिनल जीडीपी और मनी सप्लाई, इसके बीच में जो रेशियो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ मनी। और नॉमिनल जीडीपी ये हम जीडीपी चैप्टर में डिटेल में इसको समझेंगे। एक रियल जीडीपी होता है, एक नॉमिनल जीडीपी होता है। नेक्स्ट आपका है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मेजर्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला है M1, M1, M2, M3, M4। M1 क्या है, M1 वैसे पैसा जो पब्लिक के पास है प्लस डिमांड डिपॉजिट जो आपके बैंकिंग सिस्टम में अवेलेबल है। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट इज विच इज़ अवेलेबल ऑन डिमांड। जैसे आपका सेविंग अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया, तो ये आपका क्या है, डिमांड डिपॉजिट्स है। प्लस अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई, और इसके साथ अगर आरबीआई के पास अगर कोई और डिपॉजिट्स आपके पास अवेलेबल है तो वो क्या है, नैरो मनी। तो M1 करेंसी विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। M2 में क्या करेंगे, M1 का कंपोनेंट तो है ही, साथ में इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग एक बैंक्स। फिर M3 क्या हो जाएगा, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट क्या होता है, लॉन्ग टर्म डिपॉजिट। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ, जैसे आपका FD हो गया, RD हो गया, तो ये आपका क्या है, टाइम डिपॉजिट्स। अगेन M4 क्या हो गया, M3, यहाँ पे क्या है, M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। इसमें NSE को हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये आपका मनी सप्लाई को हम क्या करते हैं, इस तरीके से मेजर करते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा करेंसी विद द पब्लिक। करेंसी विद द पब्लिक का मतलब क्या, वैसे पैसे जो पब्लिक के पास हैं लेकिन उनके पैसे जो बैंक में अवेलेबल है उसको हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे, मतलब उसको हम काउंट नहीं करेंगे। डिमांड डिपॉजिट मैंने आपको बता दिया कि जो ऑन डिमांड क्या होते हैं, पेबल होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइम डिपॉजिट्स में, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विच आर पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड एंड दे इंक्लूड फिक्स डिपॉजिट हो गया, कैश सर्टिफिकेट, क्यूमुलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट। तो ये आपका
टाइम डिपॉजिट। नेक्स्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन इज बेसिकली राइज इन द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर किसी भी गुड्स का आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या होगा? दैट इज इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन होगा इसका मतलब क्या होगा? आपका परचेजिंग पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस 100 रुपये में आप 2 kg अगर कोई सामान खरीदते थे तो वो 100 रुपये में आप क्या करेंगे? 1.5 kg आप सामान परचेज करेंगे। क्यों? क्योंकि उस कमोडिटी का प्राइस क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो व्हेन द प्राइस लेवल राइजेस ईच यूनिट ऑफ करेंसी बाइज fewer goods and services। और इन्फ्लेशन ऑल्सो इरोजन इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी और लॉस इन द रियल वैल्यू। ऑब्वियस सी बात है कि रियल वैल्यू का क्या हो रहा है? इसमें लॉस हो रहा है। नेक्स्ट आपका, अब इन्फ्लेशन को मेजर कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन इज बीइंग मेजर बाई, क्या करते हैं? WPI है, CPI है, इससे हम क्या करते हैं? इसको मेजर करते हैं। और अचीव मेजर ऑफ प्राइस इन्फ्लेशन इज द इन्फ्लेशन रेट। और इन्फ्लेशन रेट जो होता है इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं कि इन्फ्लेशन किस तरीके से वैरी कर रहा है। और इन्फ्लेशन के क्या है? दोनों इम्पैक्ट है, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। आप बोलोगे पॉजिटिव इम्पैक्ट कैसे है? तो अगर आप सपोज करो, बोला जाता है कि इन एन इकोनॉमी अगर इसको प्रॉपर तरीके से ग्रो करना है सो माइल्ड इन्फ्लेशन इज इम्पॉर्टेंट। माइल्ड इन्फ्लेशन वहाँ पे क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो अगर किसी गुड्स का प्राइस सपोज कीजिए आज 10 रुपये है, अगर 10 साल के बाद भी अगर उस गुड्स का प्राइस 10 रुपये है, इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ क्या हो रहा है? आपके हर चीज़ की कॉस्टिंग इंक्रीज हो रही है। तो जो सप्लायर हैं वो क्या होंगे? वो डीमोटिवेट होंगे उसको प्रोड्यूस करने के लिए। इसलिए क्या होता है कि माइल्ड इन्फ्लेशन को गुड कंसीडर किया जाता है। और ये क्या करता है? माइल्ड इन्फ्लेशन आपका जो इकोनॉमिक रिसेशन आता है या आपका डेट कंडीशन आता है उसको भी क्या करता है? काउंटर करने में, उसको मिटिगेट करने में, रिस्क को मिटिगेट करने में फ़ायदेमंद होता है। नेक्स्ट आपका निगेटिव, अब देखते हैं इसमें निगेटिव इफेक्ट्स। निगेटिव इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंक्लूड लॉस इन स्टेबिलिटी इन द रियल वैल्यू ऑफ मनी। आपका जो एक्चुअल वैल्यू है मनी का वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। फिर आपका अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर इन्फ्लेशन में डिस्करेज इन्वेस्टमेंट। आपका इससे क्या होता है? जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं सपोज कीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री में, वो क्या करेंगे? वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहेंगे। अगेन हाई इन्फ्लेशन में लीड टू शॉर्टेज ऑफ गुड्स। हाई इन्फ्लेशन होगा तो लोग क्या करेंगे? गुड्स की होर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आज के टाइम की अगर हम बात करें तो आपने अभी सुना हो कोविड-19 में जो रेमडेसिविर जो आपका इंजेक्शन है, लोगों ने क्या किया? इसको होर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी कंट्रोल कब क्या किया है? डायरेक्टली मेडिकल अथॉरिटी को डायरेक्टली दिया गया है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसके कारण, हाई इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है? ये गुड्स का शॉर्टेज हो जाता है। इफ़ कंज्यूमर बिगिन होर्डिंग आउट ऑफ कंसर्न दैट प्राइस विल इंक्रीज फॉर द इन द फ्यूचर। और क्यों होर्डिंग करते हैं लोग? ताकि क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका प्राइस और फर्दर राइज करेगा और जिस गुड्स पे वो अगर वो 10 रुपये प्रॉफिट कमा रहे थे उस पर कि वो क्या करें? 100 रुपये प्रॉफिट कमा सकें। नेक्स्ट आपका कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में क्या है? सबसे पहला डिमांड पुल। डिमांड पुल में क्या होता है कि अगर आप गुड्स का डिमांड ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्या हो जाएगा? प्राइस इंक्रीज करेगा। सो इट इज अ राइज इन द जनरल प्राइसेस कॉज्ड बाई इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। और आपके पास अगर मनी का सप्लाई इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा? आप ज़्यादा डिमांड परचेज करेंगे, उस गुड्स का क्या हो जाएगा? शॉर्टेज हो जाएगा। एट द एंड इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्राइस। तो यहाँ पे देखिए डिमांड क्या हो रहा है? सप्लाई से एक्सीड कर रहा है, गुड्स का क्या हो गया? शॉर्टेज हो गया और प्राइस क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा। नेक्स्ट आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन caused by substantial increase in the cost of production of important goods and services when no suitable alternatives available। तो यहाँ पे क्या, अगर सपोज कि आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, जैसे सपोज किसी रीजन में क्या होता है कि एक ही शॉप होती है ग्रोसरी की, तो अगर किसी गुड्स का वो 5 रुपये का 7 रुपये भी मांग रहा है तो लोग क्या करते हैं? परचेज करते हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर जो इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज का है अगर वो इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा? आपका इन्फ्लेशन को राइज करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, इफ़ सम प्राइसेस ऑफ सम की इनपुट लाइक ऑयल राइस, प्रोड्यूसर विल हैव टू इधर एडजस्ट आउटपुट सप्लाई और ट्रांसलेट द हायर कॉस्ट इनटू हायर आउटपुट प्राइस।
अगर सपोज जैसे ऑयल है, ऑयल से क्या होता है आपका, ये बहुत सारे फैक्टर से क्या होता है, को रिलेटेड होता है, ट्रांसपोर्टेशन में इंक्लूड होता है। जब ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑयल का प्राइस राइज करेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज करेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो सामान कैरी हो रहा है उसका क्या हो जाएगा, जो कॉस्टिंग है वो एट द एंड अफेक्ट करेगा। तो ये आपका कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन हो गया। नेक्स्ट आपका मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन की बात करें तो मेजर्स में हम क्या करते हैं, एक प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। वो प्राइस इंडेक्स क्या है कि व्हेन, जब न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कि व्हेन न्यूज़पेपर टेल्स अस इन्फ्लेशन इज राइजिंग, तो इन्फ्लेशन अगर राइज कर रहा है, दे आर इन फैक्ट रिपोर्टिंग दैट द मूवमेंट ऑफ ए प्राइस इंडेक्स। तो वो किसके बारे में बता रहे हैं, प्राइस इंडेक्स के बारे में बता रहे हैं। और प्राइस इंडेक्स क्या होता है, ये वेटेड एवरेज ऑफ द प्राइसेस ऑफ ए सिलेक्टेड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू द प्राइसेस इन सम डेजिग्नेटेड बेस ईयर। तो इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं। अब प्राइस इंडेक्स क्या होता है, हम एक पार्टिकुलर बेस ईयर से क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे सपोज कीजिए मैं अगर WPI की बात करूँ, तो पहले इसका बेस ईयर क्या था 2004-05, अब इसका बेस ईयर क्या हो गया 2011-12। तो हम क्या करते हैं, उस बेस ईयर से कंपेयर करते हैं। जो बास्केट ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ कि एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है जिसके प्राइस के हिसाब से हम क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को डिटरमाइन करते हैं। जैसे आपका WPI है, WPI में आपका टोटल 697 आइटम्स हम काउंट करते हैं इन द बास्केट ऑफ गुड्स। CPI की बात करें तो हम क्या करते हैं, 260 कमोडिटीज़ हम क्या करते हैं, उसको कंसिडर करते हैं। तो ये आपका प्राइस इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग इन्फ्लेशन विद प्राइस इंडिसेस। अब इन्फ्लेशन जो हम कैलकुलेट करते हैं, अगर सपोज कीजिए मैं मई 2021 का इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो हम क्या करेंगे, मई 2020 लास्ट ईयर ऑफ द सेम मंथ, उससे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अगर सपोज कीजिए मेरे गुड्स का प्राइस आज 100 रुपये हो गया, लास्ट ईयर क्या था 80 था, तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा 100 माइनस 80 डिवाइड बाई लास्ट ईयर प्राइस, दैट इज 80 इंटू 100। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन परसेंटेज बताएगा। तो यहाँ पे एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, प्राइस इंडेक्स ड्यूरिंग जनवरी 2017 कितना था, दिस मच, एंड वाज दिस मच ड्यूरिंग 2016। तो आप देख रहे हैं 2016 में आपका इतना था, 2017 में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इन्फ्लेशन मैंने क्या बताया आपको, जो करंट ईयर है उसका अमाउंट माइनस प्रीवियस ईयर का अमाउंट डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर का अमाउंट इंटू 100। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो ये क्या मिला 4.09%। तो हम बोल सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट इज 4.09%। अब यहाँ पे प्राइस इंडेक्सेस क्या है, मोस्टली WPI, CPI और GDP डिफ्लेटर। तो बात करते हैं WPI। WPI क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एट द होलसेल लेवल। यहाँ पे क्या होता है, रिटेल कंज्यूमर की बात नहीं करते हैं, वैसे बास्केट ऑफ गुड्स जो होलसेल लेवल पे क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, हम उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं, उसके प्राइस को काउंट करते हैं। WPI फोकसेस ऑन द प्राइस ऑफ गुड्स ट्रेडेड बिटवीन कॉर्पोरेशंस एट द होलसेल स्टेज। हम होलसेल स्टेज में क्या करते हैं, उसका कैलकुलेशन करते हैं रादर देन इंडिविजुअल स्टेज, जो कंज्यूमर्स बाई कर रहे हैं उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं। इट हेल्प्स टू मॉनिटर प्राइस मूवमेंट दैट रिफ्लेक्ट सप्लाई एंड डिमांड इन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स। सो WPI क्या कर रहा है, ये प्राइस मूवमेंट को क्या कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, और इससे सप्लाई और डिमांड को हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं कि किस तरीके से वो वेरी कर रहा है। द इंडेक्स नंबर ऑफ WPI, यहाँ पे देखिए बेस ईयर 2004-05, ये अभी चेंज हो गया है। ये आपका कब चेंज हुआ, 2017 अप्रैल 2017 में, ये 2011-12 हो गया है। सो इसको हम क्या करते हैं, अगर हम बेस ईयर मान रहे हैं तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको 100 मानेंगे, 100 कंसिडर करेंगे। इसके हिसाब से फिर आज की डेट में हम देखेंगे कि कितना वेरिएशन हो रहा है। अब WPI ये अनाउंस कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये मंथली बेसिस पे अनाउंसमेंट होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और ये जो WPI कैलकुलेट करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, मेजर 3 कॉमोडिटी ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला आपका है प्राइमरी आर्टिकल्स। प्राइमरी आर्टिकल्स की बात करें तो इसका क्या है, एक सर्टेन वेटेज है। यहाँ पे देख रहे हैं 20.12%, फ्यूल एंड पावर 14.91%, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स 64.97%। अब ये जो वेटेज है, ये अगर जून 2020 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये वेटेज क्या हुआ था, चेंज होके 22.62, 14.91 से 13.15, और ये तो ये स्लाइटली वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। अब आपका RBI,
आरबीआई हैज अडॉप्टेड द न्यू सीपीआई कंबाइंड एज द की मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। आरबीआई ने क्या किया, सीपीआई को कंसीडर किया फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन। कब से? सिंस अप्रैल 2014। अर्लियर आरबीआई यूज टू गिव मोर वेटेज टू डब्ल्यूपीआई। पहले आरबीआई क्या करता था, डब्ल्यूपीआई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, लेकिन अब क्या है, अब फोकस कर रहा है किस पे, सीपीआई पे। नेक्स्ट आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये जो वेटेज आरबीआई दे रहा है किसके, फॉर ऑल पॉलिसी पर्पसेस। नेक्स्ट आपका सीपीआई, सीपीआई का फुल फॉर्म क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया टोटल कितने 260 कॉमोडिटीज़ क्या होते हैं हम लेते हैं, और इसका बेस ईयर क्या है, अगेन 2011-12। पहले क्या था, 2010 था। और सीपीआई क्या मेजर करता है, ये मेजर करता है आपका कंज्यूमर का कितना परचेजिंग पावर है, इकोनॉमिक करेंसी का कितना परचेजिंग पावर है, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, और इंडियन रुपीज़ की कितनी वैल्यू है। ये सारे किससे डिटरमाइन होते हैं, सीपीआई से होते हैं। और ये क्या होता है, डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी में जो लोग क्या कर रहे हैं, परचेज या कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को। तो यहाँ पे आप देखें, इट रिफ्लेक्ट द चेंज इन द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ए बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज परचेज एंड कंज्यूम एट व्हाट बाय द हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड मीन व्हाट, एट द रिटेल लेवल। सो इट मेजर द प्राइसेस एट द रिटेल लेवल। दिस इज द मेजर ऑफ इन्फ्लेशन मोर रेलिवेंट फॉर द कंज्यूमर्स। तो ये जो है सीपीआई, ये क्या होता है, मोर रेलिवेंट कंसीडर किया जाता है कंज्यूमर के एंड से। और इसको रिलीज कौन करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन को रिलीज करता है सीएसओ। सीएसओ क्या होता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और ये भी क्या करता है, मंथली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन को रिलीज करता है। और ये आपका क्या है, अगेन ये हम काउंट करें तो ये किस में आएगा, मैक्रो इकोनॉमिक में आएगा। नेक्स्ट, अलॉन्ग विद सीपीआई इट ऑल्सो पब्लिशेस सीएफएस। सीएसओ और सीपीआई के साथ और क्या पब्लिश करता है, सीएफपीआई, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। नेक्स्ट आपका है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इट इज़ कैलकुलेटेड बाय रिमूविंग फ्रॉम द प्राइस इंडेक्स द इफेक्ट ऑफ वोलाटाइल फूड एंड एनर्जी कंपोनेंट। जो वैसे फूड एनर्जी कंपोनेंट जो काफ़ी वोलाटाइल नेचर के होते हैं, उसको क्या करता है, उसको इफेक्ट को माइनस कर देता है, तब जाके वो क्या होता है, कोर इन्फ्लेशन होता है। नेक्स्ट आपका, वी हैव 3 डिफरेंट इंडेक्स नंबर ऑफ कंज्यूमर प्राइसेस। पहला क्या है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, जिसको हम सीपीआई आईडब्ल्यू बोलते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए एएल, या रूरल लेबर्स के लिए आरडब्ल्यू। फिर सीपीआई रूरल, सीपीआई अर्बन, सीपीआई कम्बाइंड। नेक्स्ट आपका जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ द लेवल ऑफ प्राइसेस ऑफ ऑल न्यू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। जितने भी, जैसे जीडीपी आपको पता है कि विद इन द विसिनिटी ऑफ द कंट्री जो आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी इनकम का क्या करते हैं, जीडीपी, उसके थ्रू जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। सो इट इज़ अ मेजर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं आप, प्राइसेस के लेवल को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, जो डोमेस्टिकली क्या है, प्रोड्यूस है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। सो इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप देख रहे थे डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, इसमें क्या था, एक फिक्स बास्केट था, उसके हिसाब से हम क्या कर रहे थे, वो कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर के केस में क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड बास्केट नहीं होता, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन द फिक्स्ड बास्केट। द बास्केट इज अलाउड टू चेंज विद पीपल्स कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स। जो बास्केट है ये क्या होता है, लोगों का जो कंजम्पशन पैटर्न्स है और जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है। सपोज कीजिए आज हम ब्रेड ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कल हमने ब्रेड को कंज्यूम करना कम कर दिया या बंद कर दिया, तो उसके कारण क्या हो जाएगा, ये बास्केट में फिर ये हट जाएगा। तो अगेन उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट पैटर्न, हम किसी पार्टिकुलर सेक्टर में अगर ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, उसके बेसिस पे उसको वैरी करते हैं, इन करते हैं, आउट करते हैं। सो स्पेसिफिकली फॉर जीडीपी द बास्केट इन ईच ईयर इज द सेट ऑफ ऑल गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली वेटेड बाय द मार्केट वैल्यू ऑफ द टोटल कंजम्पशन ऑफ ईच गुड। तो ये आपका क्या करता है, जीडीपी डिफ्लेक्टर रिफ्लेक्ट करता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। धन्यवाद।